जय श्री राम बच्चों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है अश्विनी कोचिंग क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। आज से हम बच्चों शुरू करने वाले हैं 12th क्लास की पॉलिटिकल साइंस, जिसमें हम जो बुक शुरू करेंगे उसका नाम है समकालीन भारत की राजनीति और उसका फर्स्ट चैप्टर है बच्चों राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। बच्चों इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे पहले वो देखते हैं। हम बात करेंगे बेटा भारत की आज़ादी और उसका विभाजन, और जब भारत आज़ाद हुआ था तब हमारे सामने एक देश को बनाने यानी राष्ट्र के निर्माण की मुख्य चुनौतियां क्या थी, विभाजन के कारण क्या हुए और उसके परिणाम क्या थे। शरणार्थी बच्चों, आजादी के समय लाखों संख्या में लोग एक देश से दूसरे देश के लिए जाने के लिए मजबूर हुए, तो वो क्या कहलाए, शरणार्थी। क्योंकि ना तो इस देश के रहे ना उस देश के। जो हिंदू थे वो भारत में आना चाह रहे थे और जो मुस्लिम थे वो पाकिस्तान जाना चाह रहे थे, इसलिए बॉर्डर पर लाखों संख्या में लोग इकट्ठा हुए थे, वो शरणार्थी कहलाए। अब उनकी भी समस्या थी। एक और समस्या है जिसका नाम है रजवाड़ों का यानी रियासतों का भारत में विलय। देसी रियासतें क्या थी हम ये पढ़ेंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल की भूमिका क्या थी, हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर का विलय किस प्रकार हुआ, और भाषा के आधार पर राज्य का गठन हुआ था जिसके कारण राज्य पुनर्गठन आयोग का निर्माण हुआ था, और हम सब इस चैप्टर में उसका वर्णन करेंगे। होता क्या है बच्चों, भारत जिसमें 23 जून 1757 को एक युद्ध होता है और इस युद्ध का नाम पड़ा प्लासी का युद्ध। इस युद्ध ने भारत की पूरी पृष्ठभूमि ही बदल दी। क्या कारण थे वो देखते हैं। प्लासी का युद्ध बच्चों होता है अंग्रेजों और मुगल नवाब सिराजुद्दौला के बीच। अब ये कहां की बात हो रही बेटा, जो प्लासी का युद्ध हुआ था ना ये हुआ था बंगाल। कारण क्या होगा, हुगली नदी का स्वामित्व पाने के लिए। कहा जाता है जब प्लासी का युद्ध हुआ तो बच्चों अंग्रेजों की तरफ से लड़ा था रॉबर्ट क्लाइव, और रॉबर्ट क्लाइव ये युद्ध जीत जाता है, और तब से अंग्रेजों की भारत में सत्ता स्टार्ट होती है और उनकी नींव पड़ती है जो ब्रिटिश शासन कहलाता है। 23 जून से बच्चों हम आजाद हुए हैं 15 अगस्त 1947। लगभग 200 वर्षों तक हम पर अंग्रेजों द्वारा शासन किया गया और हमारा शोषण किया गया। वही सारी चीजें हम इस पार्ट में आज से पढ़ेंगे और इसकी सीरीज हम शुरू कर रहे हैं। उससे पहले हम समझते हैं कि राष्ट्रीय एकता क्या होती है। राष्ट्रीय एकता का अर्थ है बेटा विविधताओं। विविधताओं का मतलब है अलग अलग जाति, धर्म, भाषा के बावजूद देश के नागरिकों में आपसी प्रेम, भाईचारे और एक साझा पहचान का होना, वो क्या कहलाती है, राष्ट्रीय एकता। यानी अलग अलग धर्म, भाषा, जाति के लोगों का एक साथ भाईचारे के साथ रहना, वो कहलाती है राष्ट्रीय एकता। और एक शब्द बच्चों अखंडता। अखंडता का मतलब होता है देश की भौगोलिक और राजनीतिक सीमाओं की सुरक्षा तथा संप्रभुता को अटूट बनाए रखना, ताकि कोई भी आंतरिक या बाहरी ताकत देश को विभाजित ना कर सके। यानी कि वो जो एक बार मिल चुका है उसे बनाए रखना, उसके टुकड़े नहीं होने देना, उसका मतलब होता है अखंडता। भारत की आजादी समझते हैं। अंग्रेजों को 200 वर्षों की गुलामी के बाद भारत को 1947 में आजादी मिली। तारीख क्या थी, 15 अगस्त। कैबिनेट मिशन की सिफारिश थी कि भारत का विभाजन करके इसके 2 टुकड़े कर दिए जाए और एक पाकिस्तान और दूसरा नाम क्या रखा गया, भारत रखा गया। साथ ही रियासतों को यह अधिकार दिया गया कि वे अपनी मर्जी से भारत या पाकिस्तान किसी में भी शामिल हो सकती है या स्वतंत्र भी रह सकती है। कैबिनेट मिशन ने यह कहा था बेटा कि अब भारत के 2 टुकड़े होंगे जिससे एक राज्य, एक देश बनाया जाएगा जिसका नाम क्या रखा जाएगा, पाकिस्तान रखा जाएगा। और साथ में रजवाड़ों यानी कि जो राजाओं के अधीन जो भी रजवाड़े थे, रियासतें थी, उनको अधिकार दिया गया आप अपनी मर्जी से चाहे तो पाकिस्तान में चल जाए या फिर अपनी मर्जी से भारत में ही रहे, या स्वतंत्र हैसियत बनाने की भी आपको मंजूरी है। 15 अगस्त 1947 को भारत को आजादी दी। इसी विभाजन को द्विराष्ट्र सिद्धांत का कहा गया जाता है कि इसी सिद्धांत को क्या बोलते हैं, द्विराष्ट्र सिद्धांत कहते हैं। आजादी की लड़ाई के समय 2 बातों पर सहमति दे दी गई थी बेटा। पहली थी आजादी के बाद देश का शासन लोकतांत्रिक पद्धति से चलाया जाएगा,
यानी भारत जब आजाद होएगा अब राजा महाराजा कुछ भी नहीं रहेंगे, अब सरकार यहाँ का शासन चलाएगी, लोकतंत्र से चलेगा। सरकार समाज के सभी वर्गों के लिए कार्य करेगी, गरीबों और मजदूरों की विशेष ख्याल रखा जाएगा, किसी भी तबके को विशेष सुविधा नहीं दी जाएगी। आप एक बार नोट कर ले। अब बात करते हैं बच्चों पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिनका जन्म होता है 14 नवंबर 1889 और मृत्यु होती है 27 मई 1964 को। बेटा पंडित जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के और अंतरिम सरकार के पहले प्रधानमंत्री थे। स्वतंत्र भारत का तो समझ में आ चुके हैं कि आजादी के बाद ये पहले प्रधानमंत्री बने थे, और अंतरिम सरकार का मतलब होता है बच्चों वह शासन प्रणाली जिसके अंतर्गत जब तक कोई स्थायी सरकार नहीं होती, अस्थायी सरकार द्वारा उसका देश का शासन चलाया जाता है, और होती अंतरिम सरकार। उसका शासन किसने संभाला था? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। भारत के पहले विदेश मंत्री भी कौन है बच्चों? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित नेहरू ने स्वतंत्र भारत की विदेश नीति और गुट निरपेक्ष आंदोलन यानी नॉन अलाइंड मूवमेंट की नींव रखी थी। 14 अगस्त और 15 अगस्त की मध्य रात्रि को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भाग्यवधु से चिर प्रतिष्ठित भेंट के द्वारा भारत के आजाद होने की घोषणा की थी। यानी कि ये बच्चों एक तरह की घोषणा थी, और ये आपके एग्जाम में आएगा कि भाषण को किस नाम से जाना जाता है आजादी के समय पंडित जवाहरलाल नेहरू। उसका नाम क्या था? भाग्यवधु से चिर प्रतिष्ठित भेंट, और इसको बोलते हैं बच्चों ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। आजादी पर महात्मा गांधी के शब्द क्या थे? कल हम अंग्रेजी राज की गुलामी से आजाद हो जाएंगे, लेकिन आधी रात को भारत का बंटवारा भी होगा, इसलिए कल का दिन हमारे लिए खुशी का दिन होगा और गम का दिन भी होगा। गांधी जी ने कहा कि कल हम अंग्रेजों से आजाद हो जाएंगे, इसलिए कल का दिन हमारे लिए खुशी का दिन भी है और गम का दिन भी है। अब समझते हैं आजादी के बाद नए राष्ट्र यानी भारत के सामने क्या क्या चुनौती थी। पहली थी एकता का सूत्र, दूसरी है लोकतंत्र को कायम रखना, और तीसरी है सभी का विकास। क्यों? क्योंकि एक ऐसा देश जिसमें 200 सालों तक अंग्रेजों ने राज किया और उसका पूरे संसाधनों को लूटा शोषण किया, अब भारत को नींव फिर से रखनी होगी और अपने आप को खड़ा करना होगा। आप ये एक बार नोट कर लें। चलिए अब देखते हैं आजादी के बाद जो सामने राष्ट्र की चुनौतियां थी वो क्या थी। पहली थी एकता का सूत्र। पहली समस्या एक ऐसे राष्ट्र के निर्माण की थी जो एकीकृत हो, जिसमें साथ साथ सामाजिक विभिन्नताओं का समायोजन हो। पहली समस्या थी एक ऐसा राष्ट्र जिसका निर्माण करना था जो एक रहे, उसमें सारे धर्म अलग अलग थे, भाषा अलग अलग थी, उनकी बोली अलग अलग थी, फिर उनको क्या करना था? एक रखना था। ऐसा माना जा रहा था कि देश के महाद्वीपीय आकार और बहुभाषीय संस्कृति और धर्मों में विभिन्नता के कारण यह राष्ट्र लंबे समय तक एकीकृत नहीं हो सकेगा। उस समय कई लोगों ने तर्क दिया था कि इतने अलग अलग धर्म, भाषा और विचारों के होते हुए ये राष्ट्र यानी कि भारत देश ज्यादा समय तक एक नहीं होगा, इसके भी टुकड़े हो जाएंगे। विभाजन इस भय को साबित कर दिया। भारत के भविष्य के लिए गंभीर चिंता थी। भारत को कैसे एकीकृत रखा जा सकता है, और क्या इसका यह अर्थ होगा कि सभी क्षेत्रीय और उप क्षेत्रीय पहचान को नकार दिया जाए? देश के लिए एकीकृत रहना कैसे संभव है? स्वतंत्रता से पूर्व ये पहली चुनौती थी, क्योंकि बच्चों पाकिस्तान द्वारा ये मांग की गई थी कि उसे अब अपना एक अलग राष्ट्र यानी देश चाहिए, मुस्लिमों द्वारा मांग हुई थी, और इसी कारण से अब ये सबको संदेह था यानी कि भय था कि अब क्या हम ज्यादा दिनों तक एक रह पाएंगे। दूसरा है बच्चों लोकतंत्र को कायम रखना। आजादी के बाद सबसे महत्वपूर्ण कार्य था लोकतंत्र को स्थापित करना। लोकतंत्र का मतलब होता है जनता द्वारा किया गया शासन, जिसमें हम अपने प्रतिनिधि चुनते हैं और वो हमारे आगे विकास के लिए कार्य करते हैं। संविधान हमें मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है, यानी हमें अपने अधिकार देता है जिससे हम इसमें जीवन यापन कर सके। हर नागरिक को मतदान यानी बच्चों वोट देने का अधिकार दिया गया था। याद रखना बच्चों, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। भारत ने संसदीय शासन पर आधारित प्रतिनिधित्व मूलक लोकतंत्र को अपनाया था। इसका मतलब हुआ कि जनता स्वयं शासन नहीं करेगी, बल्कि जनता अपने प्रतिनिधि चुनेगी, जैसे कि एमपी वगैरह या विधायक वगैरह, और वो जाके संसद में इनके लिए कार्य करेंगे। आप ये नोट कर ले एक बार। अब आखिरी चुनौती है बच्चों सभी का विकास। तीसरी चुनौती थी विकास और जन कल्याण के उपाय कुछ वर्गों के लिए ना होकर सभी वर्गों के लिए हो। यानी आजादी के बाद जो जन कल्याण होगा, विकास होगा, वो किसी एक तबके या कुछ विशेष तबकों के लिए नहीं, बल्कि सर्व समाज के लिए हो। सभी के लिए समानता का सिद्धांत के साथ साथ सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक, सांस्कृतिक रूप से वंचित वर्ग और धार्मिक अल्पसंख्यकों की विशेष सुरक्षा संवैधानिक आदर्श का मूल बिंदु था। यानी सबको सामाजिक, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के सबको बराबरी दी गई थी, और वे लोग जो पिछड़े हुए थे उनको विशेष ध्यान रखा गया था। संविधान ने राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत लोक कल्याण को लक्ष्यों को भी स्पष्ट कर दिया था।
यानी कि संविधान के अंदर ये स्पष्ट कर दिया था कि लोक कल्याण के लक्ष्य क्या होंगे, पिछड़े वर्गों के लिए। असली चुनौती थी आर्थिक विकास की, यानी कि अब देश को प्रगति पे कैसे लाया जाए, ये सबसे बड़ी चुनौती थी। गरीबी के खात्मे के लिए कारगर नीतियों को तैयार करने की थी। अब हम बात करते हैं बच्चों दो राइटर्स के बारे में, जिनका पहला नाम है फैज अहमद फैज। फैज अहमद फैज का जन्म होता है 1911 में और मृत्यु होती है 1984 में। कहते हैं इनका जन्म सियालकोट में हुआ था, और ये सियालकोट अभी कहाँ पर है बच्चों, पाकिस्तान के अंदर है। विभाजन के बाद वे पाकिस्तान में रह रहे थे। वे एक वामपंथी विचारधारा के थे। वामपंथी का मतलब होता है बच्चों वह इंसान जिसकी सोच क्या होती है, गरीब और मजदूरों के भले के लिए काम करना। इसी सोच के कारण उन्होंने पाकिस्तानी सरकार का हमेशा क्या किया था, विरोध किया था। इन्हीं कारणों से उनको जेल भेज दिया गया। वे दक्षिण एशिया में 20वीं शताब्दी के महानतम कवियों में से एक थे। उनकी प्रसिद्ध रचनाएं कौन कौन सी है बच्चों, नक्शे फरियादी, दस्ते सबा और जिंदा नामा। और अगली है अमृता प्रीतम। अमृता प्रीतम का जन्म होता है 1919 और मृत्यु होती है 2005। एक प्रतिष्ठापित पंजाबी कवित्री थी। ये पहले से कवित्री थी जो बहुत ही फेमस थी। इन्होंने साहित्य अकादमी पुरस्कार, पद्मश्री और ज्ञानपीठ से सम्मान दिया गया था। विभाजन के बाद वे दिल्ली आ गई और लेखन के साथ साथ एक पंजाबी की मासिक साहित्यिक पत्रिका का भी इन्होंने क्या किया था, संपादन। और वो पत्रिका कौन सी थी, नागमणि। और ये आपके बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, आप इन सबको नोट्स को उतार ले।